आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो देखिए, आयनिक यौगिक का रूप जो है ठोस तथा कठोर होता है। इसकी अवस्था में आयनों के बीच आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। जब इन द्रवों को यानी घुलनशील पदार्थ में डाला जाता है तो इनके बीच आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है। अत्यंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक उच्च होता है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, आप लोग जानबे करते हैं कि आयनिक ठोस जो है ना कठोर होता है और ठोस होता है। और इस ऐसा क्यों होता है? तो इनके आयनों के बीच में जो है आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। और जब हम इसको द्रव में डालेंगे, मान लीजिए ये द्रव है, इसमें वो डालते हैं ठोस पदार्थ को, तो क्या है, ये डालते हैं तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 3 गो क्वेश्चन है। ठीक है ना, 3 गो क्वेश्चन। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बातों में हम लोग देख लेंगे। खनिज पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी यानी पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं ना तत्व या यौगिक, उसको खनिज कहते हैं। और वही देखें दोस्तों, दूसरा का पॉइंट इसका अयस्क। तो कुछ स्थानों पर खनिज में कई विशेष धातु अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे कम खर्च तथा आसानी से प्राप्त धातु प्राप्त कर ली जाती है, उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, और यहाँ तीसरा पॉइंट है गैंग। देखिए, खनिज या अयस्क, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, खनिजों या अयस्कों में जो मिट्टी तथा रेत जैसी कई अशुद्धियाँ मिली होती है, जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। जैसे अयस्क मिल गया, उसमें मिट्टी कंकर जो अशुद्धि होता है ना, उसी को हम लोग गैंग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सोना है और प्लेटिनम धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के किस रासायनिक परिक्रम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक अभिक्रिया का मतलब प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कार्बन द्वारा अपचयन की रासायनिक प्रक्रिया, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं हो पाती है और क्यों नहीं होती है। देखिएगा, कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है और क्यों। तो देखिए, सोना और चांदी आसानी से संक्षारित नहीं होती है। देखिए, सोना संक्षारित का मतलब है खराब, सोना और चांदी जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि इन धातुओं की सक्रियता बहुत कम होती है। ये धातु दोस्तों ना किसी दूसरे चीज़ से अभिक्रिया बहुत कम समय मतलब बहुत कम ही कर पाता है, बहुत टाइम लग जाता है करने में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मिश्र धातु। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातु का मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे दोस्तों में तांबा और जस्ते के मिश्रण से पीतल बनता है, और दोस्तों टीन तथा तांबा के मिश्रण को कांसा कहते हैं। और शुद्ध धातुओं की अपेक्षा इनकी मिश्रित धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जो ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिएगा, जो ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय
जैसे गुण रखते हैं। देखिए इसका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड ZnO तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये दोनों दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो देखिए इसका 2 तरीका है। लोहे को जंग से बचाने का 2 तरीका है। पहला पेंटिंग, मतलब पेंट करके। जंग से बचाने के लिए लोहे को वस्तु पर पेंट किया जाता है। ठीक है, तो जिससे जंग नहीं लगेगा। ठीक है, जंग। उसके बाद जिंक लेपन, यानी जिसको जस्तीकरण बोलते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन से संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर देखिएगा, ऑक्सीजन से संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कारण बताइए। यहाँ से दोस्तों जो भी क्वेश्चन है आपका वो सब कारण वाले हैं। ठीक है, तो देखिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिएगा क्या है, इसका कारण क्या है। तो अपचयन से पहले धातु को सल्फाइड तथा कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, क्योंकि इसके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? कारण बताइए। तो देखिए प्लेटिनम, सोना, चांदी आदि धातु की अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। ठीक है ना, देखिएगा प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, इसका आभूषण बनाने के लिए हम लोग क्यों उपयोग करते हैं? तो क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, इसलिए यह संक्षारित नहीं होता है और उनकी चमक अधिक होती है और अधिक दिनों तक कायम रहती है, मतलब खराब नहीं होती है। यही कारण है कि आभूषण बनाने में हम लोग प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रियाशीलता बहुत कम है और संक्षारित मतलब खराब नहीं होता है, उसमें चमक होती है और अधिक दिनों तक वो ठीक ठाक रहता है। ठीक है, ये सब पॉइंट है, इसी के कारण हम लोग प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को किरोसिन तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? देखिए दोस्तों समझिएगा, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को किरोसिन तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? तो देखिए इसका आंसर है, जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत ही अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये जल तथा O2 से ऑक्सीजन से जल्दी ही क्रिया कर लेती है, क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाते हैं। इनको खुले हवा में रखने से ही इनमें आग पकड़ लेती है, इसी कारण इन्हें किरोसिन तेल के अंदर डुबाकर संग्रहित मतलब डुबाकर रखा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे सोडियम है, प्लेटिनियम है, इसको या लिथियम है, इसको किरोसिन तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अभिक्रियाशील बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, वो जल्दी से जल से चाहे ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और ऑक्साइड में बदलता है, उसके बाद आग पकड़ लेता है, इसलिए किरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है और साथ ही यह संक्षारित भी नहीं होता है। इसी कारण एल्युमिनियम के बर्तन
को खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि एल्युमिनियम जो है ना ऊष्मा का सुचालक है, मतलब जल्दी से ना कोई सामान उसमें जल्दी गर्म हो